नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, और गुलाम वंश में हम लोग पढ़ चुके थे रजिया सुल्तान तक, यानी कि 1240 तक। 1240 के बाद में रजिया सुल्तान और उसका विवाह अल्तुनिया के साथ होता है, जो बठिंडा का सूबेदार होता है, जिनकी हत्या उसका भाई मोइनुद्दीन बहराम शाह करता है और दिल्ली की सत्ता पे अपना कब्जा जमाता है। रजिया सुल्तान के बाद में उसका भाई आता है मोइनुद्दीन बहराम शाह, जो शासन करता है 1240 से लेके 1242 ईस्वी तक। मोइनुद्दीन बहराम शाह एक नाम मात्र का शासक होता है, केवल नाम का ही शासक होता है। वास्तविक जो सत्ता है वो तुर्क अमीरों के पास चली जाती है, उन्हीं का पूरा नियंत्रण होता है। और उस नियंत्रण को निरंतर रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए एक तुर्क अमीरों द्वारा एक पद का निर्माण किया जाता है, जिसे बोला जाता है नायब ए मुमलकत संरक्षक के पद को बोला जाता था। और ये पद बनाया किसके शासनकाल में था? मोइनुद्दीन बहराम शाह के काल में। किसके द्वारा? तुर्क अमीरों के द्वारा। तुर्क अमीरों द्वारा कौन सा पद बनाया गया? नायब ए मुमलकत, जो एक संरक्षक का पद हुआ करता था। इसके शासन पे कौन था? नियंत्रण रखने के लिए, निरंतर नियंत्रण रखने के लिए। उस मोइनुद्दीन बहराम शाह के बाद में दिल्ली सल्तनत पे अगला शासक आता है अलाउद्दीन। अगला शासक है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह जो शासन करता है 1242 से लेके 1246 तक। इसके समय में भी वास्तविक जो सत्ता होती है, जो वास्तविक सत्ता है, वो किसके हाथों में चली जाती है? तुर्क अमीरों के। इसके बाद में अगला शासक आता है नासिरुद्दीन महमूद का। नासिरुद्दीन महमूद शासन करता है 1246 से लेके 1266 तक। नासिरुद्दीन मोहम्मद का एक संरक्षक नियुक्त किया जाता है, जिसका नाम होता है बलबन। बलबन किसका संरक्षक होता है? नासिरुद्दीन महमूद का। नासिरुद्दीन महमूद का मूल नाम होता है बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम होता है बहाउद्दीन। इसके बाद में बलबन, जब नासिरुद्दीन महमूद शाह भी एक अयोग्य शासक रहता है, तो उस समय जो वास्तविक सत्ता है वो बलबन के हाथ में रहती है, क्योंकि बलबन ही नासिरुद्दीन का मूल संरक्षक होता है। इसी के साथ ही मौका देख के बलबन और बलबनी वंश की स्थापना करता है, जो बलबनी वंश से संबंधित था और दिल्ली की सत्ता पे काबिज होता है। अगला शासक आता है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन शासन करता है 1266 से लेके 1286 तक। गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम होता है बहाउद्दीन, और ये गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली सल्तनत पे, साम्राज्य पे बैठता है, राज्याभिषेक करवाता है अपना। बहाउद्दीन जो होता है ये बलबनी वंश का होता है, और इलबारी तुर्क होता है। बलबन ने एक नीति अपनाई थी, नीति थी लौह व रक्त की नीति। लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन बलबन। लौह व रक्त की नीति का अर्थ है खून के बदले खून। खून के बदले खून।
लौह व रक्त की नीति अपनाता है। इसी के साथ ही इल्तुतमिश के पूरे परिवार को खत्म करवा देता है, पूरे परिवार की हत्या करवा देता है। फिर ये स्वयं के बारे में एक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। उस सिद्धांत को बोला जाता है देवीय राजत्व का सिद्धांत। देवीय राजत्व का सिद्धांत ये प्रतिपादित किया जाता है किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। इसके अंदर ये दो टर्म देता है, तो बताता है अपने बारे में, स्वयं को बताता है कि यह नियाबत एक खुदाई है, नियाबत एक खुदाई है। और दूसरा बताता है ये जिल्ले ए इलाही, जिल्ले ए इलाही। जो नियाबत एक खुदाई है, ये इसका मतलब बताता है कि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का प्रतिनिधि, वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। और जिल्ले ए इलाही, जिल्ले ए इलाही में वे स्वयं को बताता है कि वह ईश्वर की छाया है, ईश्वर की छाया। गयासुद्दीन बलबन लौह व रक्त की नीति अपनाता है और एक सिद्धांत देता है जो देवीय राजत्व का सिद्धांत बोला जाता है। देवीय राजत्व सिद्धांत में वह वो बताता है वह कि वह नियाबत एक खुदाई है, यानी वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। दूसरा वह बोलता है कि वह जिल्ले ए इलाही है, यानी ईश्वर की छाया है। उसके बाद में ये दो परंपराओं का प्रचलन करवाता है, अपने दरबार में दो प्रथाओं का प्रचलन करवाता है, जिनमें से पहली होती है सिजदा। पहली प्रथा होती है इसकी सिजदा। सिजदा में ये करवाता है कि घुटनों के बल बैठकर सर झुकाकर सुल्तान के सामने सर झुकाना, घुटनों के बल बैठकर। और दूसरी इसकी परंपरा या प्रथा होती है पापोस। पापोस में क्या होता है कि पेट के बल लेट के और सुल्तान के पैरों को चूमना। ये दो परंपराओं को शुरू करवाता है बलबन। उसके बाद में ये क्या करता है, अपने शासन काल में जो 10 चालीसा थी, 10 चालीसा यानी 40 तुर्क सरदारों का समूह जैसे ही ये अब शासक बनता है, बनने के साथ में ही ये 10 चालीसा का क्या करता है, 10 चालीसा को खत्म करता है, नष्ट कर देता है। नष्ट करने का एक मुख्य कारण भी ये था कि ये इससे पहले नासिरुद्दीन महमूद का संरक्षक बना रहता है और ये देख चुका होता है कि कैसे 10 चालीसा के जो तुर्क अमीर हैं वही वास्तविक सत्ता को हथिया देते हैं और जो राजा होता है वो नाममात्र का राजा बन के रह जाता है। उसी कूटनीति के तहत ये शासक बनते ही सबसे पहले 10 चालीसा को खत्म करवा देता है। उसके बाद में ये अगला कार्य करता है, वित्त विभाग और सैन्य विभाग को अलग अलग करता है। वित्त विभाग और सैन्य विभाग को अलग अलग करता है। उस समय वित्त विभाग को बोला जाता था दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत, दीवान ए विजारत क्या था, वित्त विभाग। और दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज कहा जाता था सैन्य विभाग को। ये क्या करता है, 10 चालीसा को खत्म करवाता है, वित्त विभाग और सैन्य विभाग को अलग करवाया जाता, अलग करता है। वित्त विभाग को बोला जाता है दीवान ए विजारत और सैन्य विभाग को बोला जाता सैन्य विभाग को बोला जाता है दीवान ए आरिज। उसके बाद में बलबन का जो समय था उस समय एक पद हुआ करता था बारिद। बारिद नाम दिया जाता था गुप्तचर अधिकारी को, गुप्तचर अधिकारी। गुप्तचर जो अधिकारी होता था
उसको नाम दिया जाता था बारिद। और जो गयासुद्दीन बलबन है, गयासुद्दीन बलबन का लगभग 20 साल तक शासन करने का एक मुख्य रीजन ये भी था कि ये सबसे पहले आते ही अपना जो गुप्तचर विभाग होता है उसको बहुत मजबूती प्रदान करता है, जिसके कारण ये अधिक समय तक राज करता है। इसके शासन काल में 2 दरबारी कवि होते हैं। इसके शासन काल में 2 दरबारी कवि होते हैं। पहला अमीर खुसरो और दूसरा अमीर हसन। अमीर हसन और अमीर खुसरो 2 दरबारी कवि थे बलबन के दरबार में। और ये एक नई प्रथा लेके आता है सदैव तत्पर रहने वाली सेना की। सदैव तत्पर सेना की एक प्रथा है जिसका ये प्रचलन करवाता है। बलबन के बाद में इसका उत्तराधिकारी बनता है बलबन सबसे लास्ट वाली प्रथा इसकी ये होती है कि ये सदैव तत्पर सेना की प्रथा का प्रचलन करवाता है। इसके बाद में इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है कैकुबाद। कैकुबाद शासन करता है 1287 से लेके 1290 तक। उसके बाद में इसका कैकुबाद का उत्तराधिकारी आता है क्यूमर्स, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है 1290 में। कैकुबाद का पुत्र होता है क्यूमर्स, जो अल्प आयु का होता है। इसका संरक्षक होता है जलालुद्दीन। जलालुद्दीन संरक्षक होता है क्यूमर्स का, जो 1290 में दिल्ली सल्तनत पे बैठता है। और क्यूमर्स ही दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। 3 महीने बाद ही, इसके राजा बनने के 3 महीने बाद ही इसका संरक्षक जलालुद्दीन इसकी हत्या कर देता है और दिल्ली सल्तनत पे खिलजी वंश की स्थापना करता है। खिलजी वंश की स्थापना कौन करता है? जलालुद्दीन, जो किसका संरक्षक होता है? क्यूमर्स। और क्यूमर्स होता है दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश का अंतिम शासक। तो दोस्तों ये था अपना गुलाम वंश के बाद में नेक्स्ट अपना आएगा खिलजी वंश। अपना एक कमेंट और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।